जय गुरु जी टू ऑल जी। आप सबका द सिरिन माइंड फैमिली की तरफ से बहुत दिल से स्वागत है हमारे इस खूबसूरत विजडम में, जो कि हम सब मिलके आपस में इस ज्ञान को शेयर कर रहे हैं। गॉड टॉक्स विद अर्जुना। हमने पहले भी इस बात को समझा है और अभी भी हम कहेंगे कि हम यहाँ पे श्लोकों का अर्थ नहीं कर रहे हैं। गुरु जी ने उसको जिस तरीके से इस ज्ञान को हमें अपने ऊपर अपनाना है, अपनी सोल प्रोग्रेस के लिए, सोल अपलिफ्टमेंट के लिए, वी आर वर्किंग ऑन दैट एंगल। हम उसी एंगल पे काम कर रहे हैं और हम उसी तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं संगीता जी को बोलूंगी कि वो आए और श्लोक नंबर 2 को एक बारी हम सबको सुनाए। ओम नमः शिवाय। जय गुरु। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि हमने पिछले सत्र में श्लोक संख्या 1 को सुना और हमारे पूनम मैम द्वारा बहुत सरल तरीके से समझा व्याख्यान को, तो आइए अध्याय 1 के श्लोक संख्या 2 को संजय उवाच व्यूढं राजा वचनमाब्रवीत्। जय गुरु। संगीता जी, मैं आपको कहूंगी आप एक बार ही अपना वीडियो बंद करके दोबारा से बोलें, क्योंकि हमें आवाज नहीं आई। तो आप एक बार ही वीडियो बंद करें, थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है आपका, ताकि हम आपकी सुंदर सी, इतनी खूबसूरत, ये हमारे ग्रुप का बच्चा है और इतनी खूबसूरत इसकी आवाज है, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब सुने। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए संगीता जी, फिर बोलो बेटा एक बारी। जी, थैंक यू सो मच मैम। तो आइए अध्याय 1 के श्लोक संख्या 2 को सुनते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। अब हमें सबको सुनाई दी आपकी आवाज। कितने प्यार से आपने इस श्लोक नंबर 2 को हमें सुनाया। थैंक यू सो मच। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि इसको अब जो हमारे श्लोक आ रही है, मतलब गुरुजी ने उसको इतने डिटेल्ड वे में बताया है, एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उसको बिल्कुल हम सिंपल करके समझ सकें, क्योंकि इस लर्निंग को हमें अपने जीवन के ऊपर उतारना है। तो इस श्लोक के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगी कि ये जो मेटाफोरिकल वे में हम जो ये इस्तेमाल करते हैं इस टर्म को, कि जो कौरव पांडव थे, वो जो कौरव थे वो 100 पुत्र थे। तो हमने ये समझ लिया था कि वो हमारे सेंस माइंड के बारे में बात करते हैं, है ना, सेंस माइंड के बारे में। अब हम कहेंगे कि हमारे सेंस माइंड में फिर 100 कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, आई मीन टेंडेंसीज आर देयर, है ना। हमें वो चीज भी लगेगी कि वो कौन कौन सी है। तो गुरुजी ने देखिए कितनी खूबसूरती से इस चीज को समझाया है। गुरुजी कहते हैं ये जो हम 100 इनकी बात करते हैं, इसमें हमारे 5 तो सेंस इंस्ट्रूमेंट हैं जो परसेप्शन के, वो आ जाएंगे। वही बात जो हम देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, और ये जो टच करना, ये इसमें आएगा। और 5 हमारे इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन आएंगे। इन्हीं की मदद से जो हम 5 एक्शन करते हैं, बोलना है, हमारी मैनुअल एबिलिटीज है, लोकोमोशन है, प्रोक्रिएशन है, बच्चे पैदा करना, या एक्सक्रीशन, संतान उत्पत्ति, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें आएंगी। तो गुरु जी बताते हैं अब ये कितनी हो गई, 5 और 5, ये हो गई 10। इनमें जो इनकी प्रोपेंसिटी है वो 10 टाइम्स है। तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। ये जब हम सुनते और समझते हैं तो लगता है अच्छा, ये वही बात आ गई कि मटेरियल डिजायर तो हम सबके अंदर है। अब इसको हम यूं समझते हैं
जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान क्या करता है, वो जो देखता है ना वो तुरंत उस पर रिएक्ट कर देता है। रिस्पॉन्ड तो बड़ी दूर की चीज है, हमें तो आदत है रिएक्ट करने की। जो वो सुनता है वो तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट कर देता है। यानी कि उसके अंदर इन चीजों की प्रोपेंसिटी बहुत ज्यादा है। एक इंसान है जो देखता है, थोड़ा रुकता है, फिर उसके हिसाब से वो उसके ऊपर रिएक्ट करता है, तो उसकी प्रोपेंसिटी कुछ कम हो गई। समझने की बात यहाँ पर क्या है कि ये 10 के 10 भाव हमारे अंदर होते हैं। अब वो कितनी शिद्दत से भरे हुए हैं, इट मेक्स अ डिफरेंस। जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा, हम सब सोल मिलके अपनी प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं। कोई बहुत जल्दी जाता है, कोई लर्निंग बहुत जल्दी ले लेता है, कोई नहीं ले पाता है। देयर इज नथिंग गुड एंड बैड अबाउट इट। द ओनली डिफरेंस इज कि हमारे में उस चीज की प्रोपेंसिटी कितनी है। जितनी जितनी ज्यादा होगी मेरे अंदर, तो मैं जो देखूंगी मैं उसी को सच मानूंगी। मैं जो सुनूंगी मैं उसी को सच मानूंगी। मैं 360, मैं तो बिल्कुल 10 डिग्री के ऊपर ही मैं रिएक्ट करना शुरू कर दूंगी अगर मेरे अंदर इन चीजों की 100 प्रोपेंसिटी होगी। सो हमें ये गुरुजी ने एक बड़ी अच्छी चीज समझाई है। फिर गुरुजी बताते हैं कि ये जो अभी इन्होंने ये श्लोक पढ़ा है, तो इसके अंदर द्रोणाचार्य जी के बारे में एक उनके नाम को लिया गया है, द्रोणाचार्य जी को। द्रोणाचार्य जी अगर मैं कहूँ तो हमको मालूम ही है कि वो एक गुरु रहे हुए हैं, कौरव्स के भी और पांडव के भी, वो उनके जो है गुरु रहे हुए हैं। लेकिन गुरु जी ने देखिए कितनी खूबसूरती से, पता है हमें क्या समझाया है। गुरु जी कहते हैं कि जो द्रोणाचार्य जी हैं, ये पता है किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अंदर जो जो हम बोलते हैं संस्कार, जिसको कि साइकोलॉजी में हम शैडो बोलते हैं। ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं द्रोणाचार्य जी। आप सुनेंगे तो पहले आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे कर रहे हैं, अभी देखिए धीरे धीरे वो बताते हैं कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं या जब हम इस रास्ते पे चले हैं कि भाई मुझे तो मेरी सोल की प्रोग्रेस करनी है, क्या करते हैं हमारे अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाली फौज है, बताया था कि राज्य तो हमारे अंदर ही है, राजा भी हमारे अंदर है, और उसके अंदर के सेनापति और जो उसके सोल्जर्स फौज है वो भी उसके अंदर है। हम उनको ट्रेन करते हैं, और जब हम उनको ट्रेन करते हैं, मैं हमने समझा था ना कुरुक्षेत्र, फिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जिसके अंदर माइंड और इंटेलेक्ट की लड़ाई होगी, तो मैं वहां पे अब बात कर रही हूँ। हम कोशिश करेंगे कि भाई मुझे मेरी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज को इस्तेमाल करना है, तुरंत से क्या होगा, ऑपोजिशन वाले आएंगे। ऑपोजिशन में कौन है? सेंस वाले। वो हम क्या करेंगे भाई, इसको मटेरियल डिजायर की तरफ लेके चलो। अब देखो मेरे अंदर तो जो कौरवों की प्रोपेंसिटी कितनी है, कितनी है। अब कई इंसान होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है कि भाई ऐसे करो आप लोग जो है वेजिटेरियन बन जाओ। मैं इस पे अपनी जजमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो बंदा कहता है हाँ यार मैं तो वेजिटेरियन बन गया, 3 महीने 4 महीने 2 साल 3 साल, ओ, मेरे से नहीं रहा जा रहा, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मेरे को तो नॉनवेज खाना ही खाना है ना। वो देखो कि क्या हो जाता है, वो जो मटेरियल डिजायर वाली जो प्रोपेंसिटी है, जो उसने अपने टेस्ट पे कंट्रोल किया हुआ था, वो शायद उसने रिप्रेस किया था, उसको उसने ट्रांसम्यूट नहीं किया था। तो जो चीजें रिप्रेस होती है ना वो दोबारा से जरूर उभरती हैं। दैट्स द ओनली रीजन कि वो करके फिर वो दोबारा से उसी आदत के अंदर आ जाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं ये हमारे संस्कार को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके इम्प्रेशन हमारी चेतना में होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर इसके इम्प्रेशन होते हैं, बहुत ही सटल वे में होते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम अपने को इंट्रोस्पेक्ट करें, तो नहीं अब मैंने पहले से गुस्सा करना कम कर दिया, नहीं नहीं मैं अब किसी से जेलस नहीं करती, नहीं मेरे में किसी के प्रति घृणा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एकांत में जब आप बैठते हैं ना, यार मुझे थोड़ी सी जेलसी हो रही है, यार मुझे हो रही है, हम चाहे सबके सामने ना बोले, यार मुझे ना गुस्सा आ रहा है। कुछ चीज ऐसी होती है कि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा सेंस माइंड जीत रहा है, लेकिन फिर भी हम वो कर जाते हैं। वो क्या होता है?
वो ऐसे कभी मजाक में बोल नहीं देते हैं, हाँ भाई इसका तो खून ही ऐसा है। तो वो कुछ हमारे संस्कार होते हैं, ये हमारी चेतना में होते हैं, और बहुत ये सूक्ष्म रूप में होते हैं। ये हमारी इनर अर्ज बन जाती हैं, ये हमारी टेंडेंसीज बन जाती हैं, ये हमारी प्रोपेंसिटी है, जो क्या करती हैं, जो बार बार हमारे अंदर उन विचारों को लेकर आती हैं। अगर हम इस चीज को गहराई से समझ लें, तो आज से, अभी से, ना हम खुद को जज करेंगे, ना हम दूसरों को जज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये युद्ध सबके अंदर चल रहा है, हमारे अंदर भी चल रहा है, दूसरों के अंदर भी चल रहा है। फर्क क्या रहेगा? जो इस युद्ध को समझ लेगा, जिसको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे अपनी सेना को जिताना है, और मुझे ऑपोजिशन वालों को जीतने नहीं देना, बस हम भी तो कर रहे हैं, हमको भी तो सिर्फ उसी चीज को सीखना है। तो गुरुजी ने एक ना बड़ी अच्छी एक प्रैक्टिकल लर्निंग है, मैंने स्पेशली नोट किया है कि दिस इज प्रैक्टिकल लर्निंग, वो मैं आपसे बताती हूँ। गुरुजी कहते हैं, हर वो डिवोटी जिसको ये युद्ध जो है कुरुक्षेत्र का अभी जीतना है। अभी क्या होता है, हमको लगता है नहीं नहीं, हम सेंसेस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आ जाते हैं, तो यानी कि अभी तो हम कुरुक्षेत्र में ही हैं। तो गुरुजी समझाते हैं कि जब आपको इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को जीतना है, ये जो द्रोण है, द्रोणाचार्य जी, मतलब कि जो हमारे ये संस्कार है, ये क्या करेंगे, या तो वो जो हमारी बैड हैबिट होंगी वो इन्फ्लुएंस कर देंगी हमारी इंटेलिजेंस को, और जब वो कर देंगी तो हम किसकी तरफ चले जाएंगे, हम कौरवों की तरफ चले जाएंगे। कौरव किसको शो करते हैं, मटेरियल डिजायर को। तो हमारे अंदर ही संस्कार हैं, हमारे ही अंदर मटेरियल डिजायर भी है और स्पिरिचुअल डिजायर भी है। यदि मेरे संस्कार के ऊपर मटेरियल डिजायर हावी हो गया है, तो क्या होगा, आई आई विल हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी, और मैं क्या होगा, मैं मटेरियल डिजायर की तरफ चली जाऊंगी। इसी तरीके से गुरुजी कहते हैं कि आप अगर उस डिजायर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है, वहां पे भी पता है हम अपना भला कर सकते हैं। कैसे हम भला कर सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि सामने जो बुद्धिमत्ता है, जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर है, कैसे यूज कर सकती थी, और मैं तो इस समय एकदम मटेरियल डिजायर के अंदर आ गई हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिकल लर्निंग लगती है। एज एंड व्हेन इट हैपेंस, होता है हमारे साथ कि हम कुछ भी कोशिश करें, हम थोड़ा मटेरियल डिजायर में चले गए, तो मैं ये कहती हूँ, जस्ट टेक अ पॉज, थोड़ा रुकिए, स्पेस दीजिए, समय दिए अपने आप को, और सोचिए कि यदि इस चीज को मैं डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी से करूं, तो मैं इसमें क्या बेटरमेंट कर सकती हूँ, जो मैं भी गलत करने लगी हूँ मैं उससे अपने आप को कैसे बचा सकती हूँ। तो गुरुजी बताते हैं कि ये जो किंग है मटेरियल डिजायर का, ये क्या करता है, ये आपके अंदर और डिजायर डालेगा, वो डिजायर के एक साइकिल के अंदर हमारे को पकड़ के रख लेगा, और हमारे को क्या कहेगा, जजमेंट करो। अब जजमेंट हम कैसे करेंगे, बॉडी लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे तो जजमेंट होता ही नहीं है। स्पिरिचुअल लेवल पे तो सिर्फ सरेंडरेंस होता है, एक्सेप्टेंस होती है। हम सामने वाले को, उसके प्लस और माइनस सब साथ लेते हैं, वहां पे थोड़ी ना जजमेंट करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ये जो मटेरियल डिजायर होते हैं, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, हमारी हैबिट कर रही है, हमें आदत पड़ जाती है, और उस आदत हमें क्या करती है, वो हमें बुद्धिमत्ता की तरफ जाने नहीं देती। इट डजंट अलाउ अस कि हम डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी के ऊपर चले जाएं। तो फिर अब क्या होगा, ये एक युद्ध होगा, ये जो बैटल स्ट्रेटेजी होगी, ये किंग मटेरियल डिजायर की होगी, जो कोशिश क्या करेगा कि मैं डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसीज को ओवर पावर कर सकूं। और यही तो होता है, कभी तो हम हार जाते हैं, तभी तो हम जो है क्या करते हैं, हम सिर्फ इन्हीं सेंसेस से जुड़ी हुई मटेरियल डिजायर के ऊपर ही हम रह जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, कोई भी पर्सन जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम कर रहा है, अब वो बोलता है कि भाई मेरे को तो मेडिटेट करना है। अब आप समझिए, मेडिटेट करने से क्या होता है, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन बढ़ता है।
सिर्फ मेडिटेशन करने से हमारी सोल प्रोग्रेस नहीं होगी। मेडिटेशन से सेल्फ कंट्रोल बढ़ा, डिटर्मिनेशन बढ़ा। जब भी वो सिचुएशन आएगी जब हम सेंसेस की तरफ जाएंगे, अब जब मुझे डिसीजन लेना है डिस्क्रिमिनेटिव वे पे, तो वहां पे मैं सेल्फ कंट्रोल से उसके लेकर पाऊंगी। और अगर मैं बहुत डिटर्मिनिस्टिक हूँ, मुझे सेंसेस के गुलाम नहीं बनना, तब हम वहां पे नहीं बन पाएंगे। तो ये एक मेन लर्निंग है हमारे लिए कि मेडिटेशन सिर्फ करके हम अपने आप को लेबल कर देते हैं और हमारी तो सोल प्रोग्रेस हो रही है, मैं तो 2 घंटे 3 घंटे मेडिटेशन कर रहा हूँ। नहीं, मेडिटेशन हमें संयम सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल सिखा रहा है, हमें हमारे अंदर डिटर्मिनेशन डालता है। जब सिचुएशन आएगी और जब आप मटेरियल डिजायर की तरफ जा रहे हो, वहां पे आपको अपने डिटर्मिनेशन से, अपने सेल्फ कंट्रोल से जो डिसीजन है वो डिस्क्रिमिनेटिव बेसिस पे लेना है, 360 डिग्री के ऊपर उन चीजों को देख के करना है। तो गुरुजी बताते हैं कि आपको इन ये जो डेंजर आपके सामने आएंगे इस युद्ध में, गुरुजी कहते हैं आपको इनके ऊपर पूरा ध्यान रखना है। और गुरुजी ने ये बताया, कहते हैं एक साधारण इंसान क्या करता है, वो अपने जीवन को बहुत ही मोनोटनी वे में, मैकेनिकल वे में करना, सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता खाया, ये किया वो किया, रात को फिर खाना वाना खाया, कभी कहीं घूमने चले गए, कभी कुछ एंटरटेनमेंट कर लिया। तो गुरुजी कहते हैं आपको लगता है कि इसमें कोई हमारी उन्नति हो रही है? ठीक है, मेरा सोल प्लान था, मुझे ये सेवा करनी है या जो भी घर का ध्यान करने है, हम वो कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें हम अपनी सोल प्रोग्रेस कर पा रहे हैं? तो गुरुजी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। गुरुजी कहते हैं भगवत गीता में ये बोला गया कि आप सिर्फ एग्जिस्ट मत कीजिए। अगर हम बस रूटीन में अपना वो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो पता हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एग्जिस्टेंस में रहते हैं। मैं कभी कभी ये भी बोलती हूँ कि अगर हम विजडम को सिर्फ सुनते हैं और बंद कर लेते हैं, तब भी पता है क्या होता है, हम उसकी सिर्फ एक हैबिट डाल लेते हैं, हम उसको अप्लाई नहीं करते। उस लर्निंग को मुझे कैसे अपने ऊपर लगाना है, हम वो नहीं लगाते। तो गुरु जी ये बता रहे हैं कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन पे जाना है इस युद्ध में। सेल्फ रियलाइजेशन पे जाने के लिए मेडिटेशन में जो आपने सेल्फ कंट्रोल और डिटर्मिनेशन सीखा है, उसको आपने तब तब इस्तेमाल करना है जब आपको ये लगे कि आप सेंसेस के अधीन हो रहे हो, आपके ऊपर जो किंग ईगो है वो डोमिनेट कर रहा है। उस समय आपको किंग सोल को जितवाना है। और वो कैसे करवाएंगे? जब हम अपनी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्वेता जी को, श्वेता जी आए और हमारे को अगला श्लोक सुनाए। जय गुरु जी। श्लोक 3। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो अब देखिए इस श्लोक के अंदर हम इसको किस ज्ञान में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपको थोड़ी सी, तो ये कहानी काफी लोगों को पता ही होगी ये बात, बट चलो थोड़ा सा हम करते हैं। हमें मालूम है कि द्रौपदी के जो पिताजी, जो उनके फादर द्रुपद और द्रोणाचार्य जी, ये एक ही जगह पे शिक्षा लिए। लेकिन उसके बाद अब द्रुपद तो भाई राजा के बेटे थे, तो ये तो अपना राज्य करने लगे। तो एक बारी द्रोणाचार्य जी इनके पास कोई हेल्प के लिए आए थे, तो वहां पे द्रुपद ने उनका थोड़ा अपमान कर दिया था, तो उनको बहुत बुरा लगा था। और फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना, मतलब गुस्से के भाव से, एक वो बदला लेने की भावना से, उन्होंने द्रुपद को अपने स्टूडेंट्स के थ्रू कैदी बनवा लिया था। लेकिन फिर उसके बाद द्रोणाचार्य जी ने एज ए पिटी उनको छोड़ दिया था। अब उन्होंने तो छोड़ दिया उनको,
लेकिन जो द्रुपद था उसको बहुत गुस्सा आया, भाई मैं राजा होके और वो तो क्या है गुरुकुल का टीचर होके उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो उनको गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया था, एक यज्ञ किया, और यज्ञ में उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना करी थी कि जो द्रोणाचार्य जी को मार देंगे। तो वो उनको धृष्टद्युम्न उनका बेटा हुआ था, और ये बात द्रोणाचार्य को मालूम थी। तो ये एक बेस को इसमें जो है हमारे को ये समझना थोड़ा सा ये जरूरी है। जो हम धृष्टद्युम्न की बात करते हैं, जो द्रुपद ने एक यज्ञ करके जिस पुत्र की प्राप्ति करी थी, वो पता है हमें किसको बताता है? वो हमारे को ये बताता है कि हमारी काम इनर लाइट ऑफ डिवाइन परसेप्शन, जो आपकी एक निशा जी, अगर आपको कुछ कहना है तो आप बाद में कहिएगा। आपका हैंड रेज हुआ है, कुछ कहना है आपको भी क्या? ओके, शायद आपका गलती से हो रहा है, बाद में करते हैं। ओके, तो ये जो ये हमें किसके बारे में बताते हैं? ये काम इनर लाइट ऑफ डिवाइन परसेप्शन के बारे में बताते हैं। ये हमारी एक अवेकनिंग इंट्यूशन होती है डिवोटी की। हम सबके अंदर अवेकनिंग इंट्यूशन होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में है कुछ लोगों में नहीं है, ये सबके अंदर होती है। तो ये एक हमें भाव याद रखना है कि लाइक ये चीज जो है ये हमारे अंदर भी है। जब हम ये बात करते हैं द्रुपद की, तो जो द्रोणाचार्य हैं वो तो हमें गुरुजी ने बता दिया कि वो हमारे संस्कार को या जो भी हमारी पास्ट की जो भी हैबिट टेंडेंसीज होती हैं ये उसके बारे में बात करते हैं। जो द्रुपद है वो किसके बारे में बात करते हैं, उनको हम कहाँ पे लेके चलते हैं कि वो डिस्पैशन के बारे में, वैराग्य के बारे में जो है वो बात करते हैं। वैराग्य का मतलब यहाँ पे हमें ये नहीं लेना कि हम घर बार छोड़ के चल पड़ेंगे। वैराग्य का मतलब ये लेके चलना है कि जब हमारी स्पिरिचुअल उन्नति इतनी ज्यादा हो जाती है, हम इतना मटेरियल एंजॉयमेंट के पीछे नहीं जाते हैं। हमारे को डिवाइन डिवोशन जो होता है वो हमारे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। गुरुजी कहते हैं कि शुरू में क्या होता है, जो डिवोटी होता है, जो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा पे चला होता है, अब क्या होता है कि उसके अंदर स्पिरिचुअल डिजायर भी होंगे और उसके अंदर कुछ अपने संस्कार भी होंगे। संस्कार हमें समझ में आ गया, जो उसके पिछले जन्मों के जो भी उसकी पास्ट टेंडेंसीज हैं जो उसकी चेतना के अंदर होती हैं। अब क्या होगा, शुरू में वो फ्रेंड होंगी। इस चीज को अगर आज हमने समझ लिया ना, तो हमें बहुत खूबसूरत साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एंगल के ऊपर इस पॉइंट को पकड़ना आ जाएगा, जो हमारी अपलिफ्टमेंट में मदद करेगा। हमारे अंदर स्पिरिचुअल डिजायर है, हमारे अंदर संस्कार है। अभी हम नए नए इस रास्ते पे आए तो हमको लगता है अरे भाई ये तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे संस्कार मुझे कह रहे नहीं नहीं, अब मुझे ऐसी संगति में नहीं रहना, नहीं मेरे को तो ये मेरी सोल फैमिली अच्छी लग रही है, मुझे तो वैसी जगहों पे जाना है, मुझे तो ऐसे लोगों के साथ रहना है। तो मुझे ऐसे लगेगा कि वाह, जो मेरा स्पिरिचुअल डिजायर है और ये जो मेरे संस्कार हैं, ये देखो ये दोनों मिलके साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं क्या होता है, जब आप ही का संस्कार कोई भी मटेरियल सेंस टेंडेंसीज को मैनिफेस्ट करेगा, तो वो आपके अंदर क्या भाव डालेगा, स्पिरिचुअल डिजायर का त्याग कर दो। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे मैं तो इतने टाइम से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो कहीं ना कहीं वो कहाँ जुड़ रहे होते हैं, मटेरियल डिजायर से। मटेरियल डिजायर का मतलब आप ये मत सिर्फ लेके चलना कुछ पैसे से जुड़ी चीजें, कुछ ऐसी कुछ वैसी, नहीं। वो आपको बुद्धिमत्ता से दूर करके आपको माइंड लेकर जाना, वो भी हमारा मटेरियल डिजायर ही तो हुआ। वो हमारे को बुद्धिमत्ता से, विजडम से दूर करेगा, और वो हमारे को कहाँ पे लेकर जाएगा, माइंड लेवल के ऊपर। वो कहेगा कि भाई जो भी करना है आपको, आप माइंड लेवल के ऊपर कीजिए। गुरु जी कहते हैं
कि क्या होना शुरू हो जाएगा, जो हमारी हैबिट्स होंगी वो थोड़ा रिटेलिएट करेंगी। अब हमें तो आदत पड़ी हुई थी कि हम तो अपने सेंसेस के हिसाब से काम करते थे, अब हमारे को इंटेलेक्ट लेवल पे करना पड़ रहा है। तो जब जब मेरे सेंसेस उभरेंगे, वो मेरे को क्या करेंगे, मेरी हैबिट मेरी बाधा बनेगी, मुझसे नहीं हो रहा, नहीं नहीं अभी मैंने इतने दिन तो कर लिया, अब मेरे से ये चीज नहीं हो रही है। तो वो जो हैबिट होती है वो हमें क्या करेंगी, खींच के दोबारा से पास्ट हैबिट की जेल में ले आएंगे। दोबारा से जहां से शुरू हुए, जितना भी आगे गए 20 30 40% बैक टू स्क्वायर वन, फिर हम क्या होंगे, हम वहीं पे आ जाएंगे। तो गुरु जी कहते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज डालनी पड़ेंगी कि आप अपनी पास्ट हैबिट से बाहर निकल सको। और हम साइकोलॉजी में भी ये बात बोलते हैं कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, और हमारी पर्सनालिटी ही हमारी डेस्टिनी को बनाती है। और गुरुजी ने उसको कितने खूबसूरत तरीके से समझा दिया कि आपको ये जो युद्ध है, अब ये देखिए कितना युद्ध है अपनी पास्ट हैबिट से करना। अरे पास्ट हैबिट तो ऐसी हो जाती है, मॉर्निंग में बैठी ना मिले तो नींद ही नहीं खुलती है। सोच के देखिए, ये भी तो हमारी पास्ट हैबिट है कि हमारे को वो नहीं मिलती तो हमारे को लगता है अरे बाबा रे मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा है। तो गुरुजी कहते हैं वो क्या करती हैं, वो आपको दोबारा पुरानी आदत के जेल में डाल देंगी। और पता है क्या करती हैं, हमारे को कहाँ भेज देती हैं, हमारे इस क्षेत्र के सर्दर्न एरिया में। वो क्या है, जहां पे लोअर स्पाइनल सेंटर्स हैं, यानी कि अब हम कहाँ जुड़ गए, रूट चक्रा पे, सैक्रल के ऊपर और सोलर प्लेक्सिस के ऊपर, यानी कि मूलाधार एंड स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर, हम वहीं पे चले गए। और वो तीनों क्या करते हैं, हमारे को सिर्फ मटेरियल उस पे रखते हैं। तो कभी कभी हम क्या करने लग जाते हैं दोस्तों, हम बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, हम अच्छा किताबें पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं, हमको लग रहा है हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी चीज, हम अपनी हैबिट्स पे ध्यान नहीं देते। और वो जो हमारी हैबिट्स होंगी वो हमें खींच के फिर वहां पे ले आएंगी। और हमें यही नहीं समझ आता है कि भाई मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही है, मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हम वही तीन चक्रा के ऊपर रह जाते हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि जब आप योगी बनते हैं तब क्या होता है, आप अपनी पुरानी आदतों से ऊपर उभरते हो। और जो सोल होती है वो पूरी डिस्क्रिमिनेटिव वे में, यानी डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी जो उसकी इंट्यूशन की होती है, वो उस पे चलती है और वो उसको अब गाइड करना शुरू कर देती है कि आपको किस काम को कैसे करना है। जैसे कि गुरुजी बताते हैं कि आपने क्या आदत डाल ली मेडिटेशन की, अब कुछ भी हो जाए, मेरा ये टाइम ऐसे ही मैं फोन पे बातें करती थी, अब मुझे मेडिटेशन करना है। तो वो मेडिटेशन क्या कर रहा है, वो मेरे में सेल्फ कंट्रोल डालेगा, वो मेरे में डिटर्मिनेशन का भाव डालेगा। और कल को जब ऐसी बात आएगी, जब मेरा हैबिट मेरे पे हावी होगा, तो मेरे में इतना सेल्फ कंट्रोल, इतना संयम होगा कि मैं उसको अपने पे हावी नहीं होने दूंगी। और उसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो मेरे अंदर ये युद्ध होगा, जो किंग सोल है वो जीत जाएगी। और हैबिट को हमने क्या किया, हमने अपनी हैबिट को दूसरी स्पिरिचुअल हैबिट के अंदर ट्रांसम्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसको भी समझना हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी है। नाउ आई रिक्वेस्ट, कहाँ गए पूजा जी, पूजा जी आइए। हाँ, जय गुरु जी। आपका वीडियो बंद है? नहीं, ऑडिबल है। हाँ ऑडिबल तो है। हाँ, यस, बोलूँ मैं? हाँ जी हाँ जी। जय गुरु जी। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः।
दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शय्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। जय गुरु जी। जय गुरु जी, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। तो अब हमने श्लोक 4, 5 और 6 किया है। इसके अंदर जितने भी उस समय जितने भी महान योद्धा रहे उनके उन्होंने नाम लिए हैं और गुरु जी ने हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो हमारे को कौन से गुणों के बारे में बताता है। तो गुरु जी ये बता रहे हैं कि जो अर्जुन है, अर्जुन हमें किसके बारे में है? सेल्फ कंट्रोल के बारे में। जो भीम है वो लाइफ कंट्रोल के बारे में जो है वो बताते हैं। फिर उन्होंने इसी के अंदर एक युयुधान का नाम लिया था जो हमें किसके बारे में बताते हैं? डिवाइन डिवोशन के बारे में। और विराट जो हमें समाधि के बारे में बताते हैं। और द्रुप की बात करी गई तो वो हमने बता ही दिया, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जब हम त्याग करते हैं उसके बारे में बताया गया है। दृष्ट केतु को पावर ऑफ मेंटल रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया है। सबसे बड़ा युद्ध दोस्तों हमारा होता है क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, जबकि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है, लेकिन हम परिवर्तन को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वहां पे ये उसके बारे में बताया गया है। इसी तरीके से चेकितान है जो स्पिरिचुअल मेमोरी के बारे में बताते हैं। स्पिरिचुअल मेमोरी में कभी कभी क्या होता है, हम जो विजडम लेते हैं, हम जो ज्ञान लेते हैं, जब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो कभी कभी हमारे को वो याद ही नहीं रहता है और हम उसको जो है भूल जाते हैं। इसी तरीके से पुरुजित जो मेंटल इंटीरियराइजेशन जिसको हम प्रत्याहार उसके बारे में बताते हैं। तो गुरु जी ने ये जितने भी श्लोक हैं, ये अगर भगवत गीता में भी देखें तो 4th, 5th एंड 6th को वो इकट्ठे ही बताया गया है। क्यों? क्योंकि इन सबका एक रिलेटेड मीनिंग है, एक दूसरे से जुड़े हुए अर्थ है इनके। ये हमें पता है क्या बताते हैं? ये हमारी आत्मा के मेटाफिजिकल जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, हमें उनके बारे में बताते हैं। और ये भी बताया गया है, गुरु जी कहते हैं कि जितना आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से आप क्या करते हो? अपने अंदर की जो भी हमारी इनर स्पिरिचुअल बैटल होती है इन फोर्सेस के साथ, क्यों है? क्योंकि हमें सेल्फ रियलाइजेशन पे जाना है। तो गुरुजी वो कहते हैं वो आपको बॉडी आइडेंटिफिकेशन यानी कि माइंड लेवल के उनसे आपको दूर करता है। जैसे कि देखिए, मैं एक चीज मानती हूँ कि कोई भी मान लीजिए कोई बात है, कोई इवेंट है, मैंने बोली, श्वेता जी ने बोली, संगीता बोली, प्रियंका बोल रही है, मोनिका बोल रही है, हम 5 लोग बोल रहे हैं। अगर बाकी लोग इसको सुने और हम कहें अच्छा बताओ अब हम पांचों में से कौन सही है कौन गलत है, तो हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं आप सही है, और कोई कहेंगे नहीं संगीता सही है, कोई बोलेगा नहीं प्रियंका सही है ना? असल में देखा जाए तो हम सब सही हैं अपनी अपनी जगह। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना सत्य होता है। हमारा सत्य वो कैसे हुआ? वो हुआ कि हम किस लेवल के ऊपर है, मेरी सोल की प्रोग्रेस क्या है, मेरे अंदर जो सेंसेस से रिलेटेड जो भी गुण है और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो गुण है उनकी प्रोपेंसिटी कितनी है। अगर मेरे अंदर मैं बहुत ज्यादा सेंस बाउंड हूँ तो मैं जो बात बोल रही हूँ वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है, और जो लोग मुझे देख रहे हैं और वो भी उसी प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो कहेंगे हाँ ये सही बोल रहे हैं, है ना? तो हमको इस चीज पे बात नहीं करनी है कि आप सही हो वो गलत है, कि मैं सबसे ज्यादा सही हूं। नहीं, हमको ये इंट्रोस्पेक्शन अपने ऊपर करना है। हमको इन टेंडेंसीज को अपने अंदर देखना है कि हम जो है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये जितनी भी हमारी
हैबिट्स हैं, हम किस क्वालिटी को अपना के इस बात को बोल रहे हैं। आपको तुरंत ये चीज समझ में आ जाएगी। ये बड़ा मजा आता है। शुरू में हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने आप से अपने आप को ये कहना कि आप गलत हो। ये बड़ा मुश्किल काम है, हमसे नहीं होता। हमको लगेगा जो मैं कह रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, मैं तो बिल्कुल सही कर रही हूँ। लेकिन जब हम इस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम ये देखेंगे मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्यों नहीं वहां से अपने आप को मोड़ पाई। अरे, मेरी तो जो संस्कार थे वो मेरे को सेल्फ हैबिट्स पे ले गए और मैं अपनी हैबिट से हार गई। तब आपको पता चलेगा नहीं, अब इस समय जो शायद मैं बोल रही हूँ वो सही नहीं है, ये जो सामने वाला बोल रहा है ये ज्यादा सही है। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर इस युद्ध को जीतने की, आप कह लीजिए कैपेसिटी और कला, दोनों चीजें हमारी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं। Because this is all about self-realization. Self-realization means I will be realizing as per my capacity. आप उसको रियलाइज करेंगे अपनी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी हम सब में एक सी है। हम अभी वहां किस किस लेवल पे हैं, कौन से लेवल की क्लास पे हैं, एज फार एज दिस अंडरस्टैंडिंग एंड दिस स्पिरिचुअल विजडम इज कंसीडर, वो हमें देखना पड़ता है। गुरु जी कहते हैं ये जो सोल होती है ये एंटर करती है हाईएस्ट मेटाफिजिकल बैटल के ऊपर। हाईएस्ट मेटाफिजिकल बैटल के ऊपर पता कब करेगी? जब कुरुक्षेत्र, पहला हमने बोला था कुरुक्षेत्र जहां पे सेंसेस की लड़ाई हो रही है, गुड बैड, तेरा मेरा, अच्छा बुरा, हम उस पे लगे हुए हैं। जब हम उसको जीत जाते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो सेकंड क्षेत्र आता है जिसमें हमारी इनर साइकोलॉजिकल वॉर होती है, वो हमारी माइंड और हमारी विजडम के बीच में, यानी कि मन और बुद्धिमत्ता के बीच में। जब हम इस लायक हो जाते हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं, हम हर बात को 360 डिग्री एंगल से देख पाते हैं। अदरवाइज तो सत्य क्या होता है? जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या वो सत्य होता है? नहीं। सत्य क्या होता है? जब हम उसको 360 डिग्री एंगल से देखते हैं। मेरा सोचने का एंगल ये है, अच्छा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंगल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंगल है, देन वी टेक इट आउट व्हाट इज द रियलिटी। वो एक स्टोरी थी ना, वो एक हाथी होता है, वो चार होते हैं, उनकी आंखों पे ऐसे वो बांध के, वो ब्लाइंड होते हैं वैसे तो वो टच करते हैं, तो कोई उसका पैर पकड़ता है, कोई पूंछ पकड़ता है, तो वो अपनी हिसाब से बताते रहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। लेकिन सत्य क्या होता है कि वो तो एक एलिफेंट है, वो तो एक हाथी होता है। तो गुरु जी बताते हैं कि जब आपके अंदर ये जो बॉडी की चेतना होती है, ये जो फिजिकल और मेंटल रेस्टलेसनेस आपके अंदर होता है, ये जो आपके अंदर एक डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस की लड़ाई होती रहती है, जब आप इस लड़ाई में आगे बढ़ते हो और आपके अंदर कामनेस रहती है, आपके अंदर वो शांति रहती है और आप परमात्मा पे फोकस कर पाते हो। परमात्मा कहाँ है? बाहर कुछ नहीं है, वो हमारे अंदर है। वो उन ट्रेड्स में है, उन गुणों में है जो हमारे को, जो किंग ईगो है उससे दूर करते हैं और किंग सोल की तरफ हमारे को जोड़ते हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि जब ये जो बैटल होती है आपके सेंस माइंड की और आपकी जो डिस्क्रिमिनेटिव सोल क्वालिटीज की होती है, और अब इसमें क्या आएगा, हमने समझ लिया संस्कार भी आ रहे हैं और हमारी हैबिट्स भी आ रही हैं, हमारे पास्ट एक्शंस भी आ रहे हैं, वो गुड है या बैड है। वो टेम्परेरी मोमेंट पे जब आपके ऊपर बैड हैबिट हावी होती है और आप अपने आप को उससे बचा पाते हो और उसको तुरंत ट्रांसम्यूट कर देते हो गुड हैबिट्स में, ना कि ये सोचना ओ मुझे ये नहीं करना, मैं इस बात को दबा रहा हूं। दबाने से हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी। उसको ट्रांसम्यूट जब हम कर देते हैं तो क्या होना शुरू हो जाता है? गुरुजी कहते हैं आपकी ये जो मेटाफिजिकल बैटल होती है, इसमें अब आप और गहराई में जाने लगते हो और जितना आप गहराई में जाते हैं उतनी ही हमारी कॉन्शियसनेस जो होती है वो एक्सपेंड होने लगती है एंड देन वी एक्सपीरियंस एज अ योगी इन मेडिटेशन। हम एक योगी की अनुभूति लेते हैं मेडिटेशन में, अपने नॉर्मल जीवन में, अपने एक्शंस में, अपनी वाणी में।
कोई भी बात करने में, अपनी साधना में और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर। तो ये जितने भी अभी इस श्लोक में जितने भी नाम आए हैं, उन नाम को जिन गुणों से गुरु जी ने बताया है, उन ट्रेड्स के ऊपर हमारे को ध्यान देने की जरूरत है। और गुरु जी ये बताते हैं कि ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके ऊपर तो देखो आपको पता ही है, एस्ट्रल बॉडी जो होती है हमारी, वो इसको सस्टेन करती है। इस फिजिकल बॉडी को सस्टेन कौन करता है? एस्ट्रल बॉडी करती है। और उसकी मेन शक्ति क्या है? हमें मालूम है, लाइफ फोर्स है, हमारी प्राण शक्ति है। तो गुरुजी ने ये बताने की, ये समझाने की कोशिश करी है कि जिस तरीके से फिजिकल बॉडी में हमारा ब्रेन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी नर्व है, कितने सारे हमारे ये जो सातों हमारे एनर्जी सेंटर हैं, और हमारा पूरा एक नर्वस सिस्टम होता है, उसी तरीके से एस्ट्रल बॉडी में गुरुजी ने बताया एस्ट्रल ब्रेन होता है। उसके अंदर 1000 पेटल वो लोटस की तरह होता है। पता है, हमारी एस्ट्रल स्पाइन होती है, उसके अंदर भी इतने सूक्ष्म हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं। और आपको मालूम ही है, ये जो पूरा सिस्टम है, नाड़ी जो हम बोलते हैं, हमारी सूक्ष्म सेंटर नाड़ी होती है, इंगला और पिंगला होती है, वो भी इसमें उसके बारे में भी मतलब है। लेकिन मैं जो इससे रिलेटेड जो ये सारा एक्सप्लेनेशन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मुझे इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। पता है क्यों? ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इसको भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको हमें इतना ही रखना चाहिए। हो सकता है कि जब मैं ये चैप्टर 1 खत्म करूं और मुझे ऐसी फीलिंग आए कि नहीं, हमारे ग्रुप के लोग अब उस गहन ध्यान को भी समझेंगे, तब मैं आपको जरूर ये नाड़ी का, ये कोशा का, इन शरीरों का जो बहुत गहराई वाला मीनिंग है, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले हम इसको कर लें, क्योंकि ये भी वो दोनों इतनी इन डेप्थ में चले जाए कि हमें लगे अरे बाबा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये मैंने इसको एक समरी के रूप में पूरा शेयर करके ये बता दिया है कि हमें किस तरीके से इसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन यहीं पे करूंगी समाप्त। जय गुरु जी टू ऑल। और थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम।